नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। इंडोनेशिया के आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रह्मोस मिसाइल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा भारत। ब्लू इकोनॉमी, नौवहन और समुद्री सुरक्षा में दोनों देश आपसी सहयोग को करेंगे मजबूत। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान बिंतांग। आदिपूर्णा सम्मान से नवाजे जाने पर जताया आभार। बोले प्रधानमंत्री मोदी, यह सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का और इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का। इंडोनेशिया की संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, हमारे संबंध ऐतिहासिक। इंडोनेशिया आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवादी नीति पर है चलता। – 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा रखी बरकरार। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे के बीच सीरिया में जोरदार बम धमाका। होटल के पास हुए ब्लास्ट में कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर, 20 घायल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सुरक्षित। और केरलम के वायनाड में भारी बारिश से भूस्खलन की घटना। मलबे की चपेट में आए कई कर्मचारी। मौके से कई लोगों को बचाया, 3 लोगों की मौत। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा, आपदा प्रबंधन, दुर्लभ खनिज खनन, सहती तकनीकी सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच 2018 में हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाई बताया। इंडोनेशिया यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य औपचारिक स्वागत। इस्थाना मर्देका, जो कि वहां के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, उसी ओर प्रधानमंत्री का बढ़ता हुआ काफिला। कदम ताल करते सैनिक और मौजूद लोगों का उल्लास। ये सभी दृश्य भारत और इंडोनेशिया के आपसी संबंधों की गर्मजोशी और ऐतिहासिकता को बयां करने वाले रहे। Hormat senjata! इस्थाना मर्देका में प्रधानमंत्री मोदी को सशस्त्र बलों ने सलामी दी। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ पहले द्विपक्षीय मुलाकात और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, जिसमें भारत इंडोनेशिया के बीच 2018 में हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति दी गई। भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्वतंत्र नौवहन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने दोहराया। भविष्य में दोनों देशों के आपसी सहयोग की दिशा कैसी होगी, साझा विकास का विजन क्या होगा, उससे लेकर कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कुल 20 आउटकम दस्तावेज जारी किए, जिनमें से खनन और इस्पात निर्माण व सप्लाई चेन पर एमओयू, नौवहन की सुरक्षा और रक्षा को लेकर एमओयू, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर सहयोग, दुर्लभ खनिज क्षेत्र में एमओयू, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, कृषि, चिकित्सा और संस्कृति क्षेत्र में एमओयू, भारत इंडोनेशिया के चुनाव आयोगों के बीच एमओयू और इसके अलावा प्रम्बानन मंदिर संरक्षण में भी भारतीय सहयोग पर सहमति बनी। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम
डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंडोनेशिया के सिंग्रहारसी में IIM बेंगलुरु की एक ब्रांच खोलने पर भी दोनों देश सहमत हुए। वहीं भारत इंडोनेशिया ने साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और नौवहन क्षेत्र को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। पश्चिमी एशिया के संघर्षों सहित वैश्विक संकटों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से करने, फिलिस्तीन का द्विराष्ट्र शांतिपूर्ण स्थायी समाधान करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान कही। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। भारत का UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली से भी जुड़ेगा। दोनों ही देश विशेष रूप से ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह विकास पर जोर दे रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रफल के लिहाज से इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है। वहीं दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का जल डमरू मध्य इंडोनेशिया से ही होकर गुजरता है। ऐसे में भारत के साथ बढ़ता रणनीतिक सहयोग आपसी हितों के साथ वैश्विक समृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी जरूरी है। जकार्ता से आंचल गुलाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा आयोजित राजकीय भोज में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर इंडोनेशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और आपसी सम्मान को प्रदर्शित किया गया। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत के साथ साथ 300 इलेक्ट्रिक बसों समेत कई जनहितकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मंच के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित वाहन टेस्टिंग सेंटर का भी शुभारंभ किया गया है, जो परिवहन क्षेत्र में नई सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। कई सारे कार्यक्रम यहां पर एकत्रित तरीके से एक ही मंच से किए गए। हाई सिक्योरिटी प्रिजन नरेला का शिलान्यास किया गया। स्वचालित वाहन टेस्टिंग सेंटर का लोकार्पण किया गया। 3 नवनिर्मित डेपो का लोकार्पण किया गया। 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया। और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रीच का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रीच को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 1994 में दिल्ली में 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसकी अंतिम अधिसूचना पिछले 30 वर्षों से जारी नहीं हो सकी थी। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रिज क्षेत्र के 5,000 हेक्टेयर हिस्से को रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में 1994 में 7,784 हेक्टर रिज को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया, परंतु इसकी फाइनल अधिसूचना 30 सालों से नहीं निकली थी। मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसमें से 5,000 हेक्टर रिज को अब वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव चर्चा में है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के फैसले ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक चेहरा बेनकाब हो चुका है। बांकीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा और हम नितिन नवीन जी को बांकीपुर की जनता ने एमएलए बनाया और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम लोग बांकीपुर की जनता फिर से नितिन नवीन का सम्मान करेगा। क्या लेना, प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ चुके हैं, कौन उनका देखा हुआ, उनका चेहरा तो बेनकाब हो गया। हर जगह कहीं जमानत भी नहीं बचा पाए। कर्नाटक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर एनडीए के नेताओं ने बेंगलुरु में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। कांग्रेस एमएलसी सलीम अहमद ने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एसआईआर प्रक्रिया लागू हुई थी, लेकिन उस समय भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की घटना को लेकर डीएमके नेता आरएस भारती की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री विजय की बयानबाजी पर रोक लगाने और उन्हें हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलने से रोकने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री विजय को सार्वजनिक बयान देने से बचना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मुख्यमंत्री के पीड़ित परिवारों से मिलने पर गवाह प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि याचिका पर सुनवाई से पहले ही याचिकाकर्ता ने इसे वापस ले लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पूरा मामला 27 सितंबर 2025 का है, जहां अभिनेता और टीवी के अध्यक्ष विजय की एक जनसभा के दौरान करूर में भगदड़ मच गई थी और इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। कोलकाता में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध फंड के लेन देन और हेरफेर के मामले में जांच तेज कर दी है। ईडी की टीम ने कोलकाता और उसके आसपास की 5 जगहों पर रेड की है। ईडी की शुरुआती जांच से पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी रकम संदिग्ध मकसद से एविएशन और ट्रेवल कंपनीज के जरिए भेजी गई है। आपको बता दें कि ईडी ने टीएमसी के बैंक खातों में संदिग्ध फंड ट्रांसफर और बेईमानी से किए गए वित्तीय लेन देन के मामले में केयरवेल एविएशन, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट के परिसरों पर छापेमारी की है। तिरुवनंतपुरम की सेशंस कोर्ट ने केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के किराए के घर पर ईडी की छापेमारी के दौरान अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले मामले से जुड़े डिजिटल सबूतों की भी जांच की है।
बता दें कि 27 मई को विजयन के आवास पर तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर उनके समर्थकों ने हमला कर दिया। ईडी विजयन की बेटी वीना टी से जुड़े CMRL मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत तलाशी ले रही थी। घटना के बाद पुलिस ने करीब 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन लोगों पर घातक हथियारों से लैस होकर गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा कर अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तू समझ गई ना। रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। केरलम के वायनाड जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के कल्लाडी इलाके में निर्माणाधीन ट्विन टनल परियोजना स्थल पर अचानक मिट्टी धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं कम से कम 7 लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। NDRF और फायर रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंचकर तलाशी और बचाव अभियान चला रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में इलाके में 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह हादसा कल्लाडी के मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली टनल सड़क परियोजना पर काम चल रहा था। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण मिट्टी का बड़ा हिस्सा अचानक भर कर ढह गया। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मिट्टी का विशाल ढेर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कई पेड़ उखड़ गए और निर्माण स्थल पर लगाए गए लोहे और कपड़े के बैरिकेड्स भी बह गए। घटना मेपाडी पंचायत क्षेत्र में हुई है। यही इलाका वर्ष 2024 में भी भीषण भूस्खलन की त्रासदी का गवाह बना था। ताजा हादसे के बाद प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने वायनाड और पड़ोसी कोझिकोड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वायनाड के वैथिरी और मंथनवाडी क्षेत्रों में दिन भर अत्यधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है और पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। तो ये तस्वीर जो है वो बता रही है कि कितना भयानक ये हादसा था। एक भरभरा कर जो मिट्टी का बड़ा ढेर है वो गिर गया। लोग भागते हुए वो तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं वो वाकई में डराने वाला है। और फिलहाल राहत और बचाव अभियान पूरी तरीके से जारी है। और आइए बढ़ते हैं आगे। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है। जिले के ठठरी इलाके में देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। अचानक आए तेज बहाव और मलबे की चपेट में आने से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई वाहन बह गए और ब्लॉक विकास कार्यालय की इमारत को भी भारी क्षति पहुंची है। कस्बे के कई हिस्सों में पानी भर जाने से लोग फंस गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस, SSB, SDRF समेत कई अन्य एजेंसीज संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्य चला रही हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मुआवजा देने की मांग की है। दिल्ली NCR में आज मौसम का मिजाज
बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से राजधानी दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों को उमस से राहत दी है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में भी गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश के बाद पार्क्स यानी कि जो बगीचे हैं वो, सड़कें और खुले स्थानों पर लोगों की चहल पहल थोड़ी बढ़ गई। मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला बरकरार रखा है। गुजरात हाईकोर्ट ने साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में निचली अदालत स्पेशल कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस जघन्य आतंकी हमले के 38 दोषियों की फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा है, जबकि 11 अन्य दोषियों की उम्र कैद की सजा को भी कायम रखा है। कोर्ट ने दोषियों की ओर से दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया। स्पेशल बेंच ने दोषियों की सजा कम करने या बरी करने की सभी अर्जियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 5 लाख और मामूली घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। Court has pronounced the judgment in confirmation case of bomb blast cases, and Honorable Court has allowed the confirmation case, that is the order pronounced by the Honorable High Court. Special Court has awarded the sentence, that is 38 people were sentenced to death and 11 people were the imprisonment for life, and that is the order of trial court, and that order, that appeals are dismissed by the division bench of Gujarat High Court, and the confirmation case is allowed by the Honorable Gujarat High Court division bench. Compensation amount is 10 lakh rupees to the person who died due to incidents, and 5 lakhs rupees to the injured person, and 1 lakh to the person who is not hurt, simple injury to that people. गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्षद संघवी ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में सभी दोषियों की सजा और दोष सिद्धि को गुजरात हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखने पर कहा कि आज अहमदाबाद, गुजरात भारत ही नहीं लेकिन दुनिया के शांति प्रिय देशों के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है। अहमदाबाद, गुजरात या भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शांति प्रिय देशों के लिए ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है। आज 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के सभी आरोपियों को, आतंकियों को, खासतौर पे 38 आतंकियों को फांसी की सजा जो सुनाई गई थी उसको बहाली दी गई है, और 11 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा जो सुनाई थी उसको भी बहाली दी गई है। देश के इतिहास का आतंकवाद के सामने आज तक का ये सबसे बड़ा जजमेंट है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में उस समय जोरदार धमाकों से हड़कंप मच गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने ऐतिहासिक दौरे पर सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात कर रहे थे। राष्ट्रपति भवन के आसपास हुए इन धमाकों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धमाका राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित 4 सीजन्स होटल के निकट हुआ और जहां स्थानीय मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति ठहरे हुए थे। धमाकों के बाद इलाके में धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक वाहन आग की लपटों में घिरा नजर आया, जबकि सड़क पर खून के निशान भी दिखाई दिए।
फिलहाल हताहतों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और न ही किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनका सीरियाई दौरा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही जारी है। सीरियाई प्रशासन ने घटना पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब फ्रांस और सीरिया के बीच वर्षों बाद उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद की कोशिशें तेज हुई हैं और इमैनुअल मैक्रों का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी दमिश्क के जस्टिस पैलेस के पास एक कैफे में विस्फोट हुआ था, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत और 20 अन्य घायल हुए थे। ताजा धमाकों ने एक बार फिर से राजधानी दमिश्क की सुरक्षा व्यवस्था और वहां सक्रिय आतंकी नेटवर्क को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना सोमवार रात जियारत जिले के मंगी डैम इलाके की पुलिस चौकी पर हुई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हमले में मंगी और कवास थानों के स्टेशन हाउस ऑफिसर सहित आतंकवाद निरोधक बल के प्रभारी हेड कांस्टेबल सैफुल्लाह भी मारे गए। घटना के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया और लापता पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उधर बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने दावा किया कि हमले के बाद चलाए गए क्लियरेंस ऑपरेशन में प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के 15 आतंकियों को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है और प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले आतंकियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।